वेलकम टू एवरीवन। आज हमारा अपनी इस सीरीज़ का जो हमने 3 दिन की एक कोर्स प्लान किया था उसका आज दूसरा सेशन है। और कल हमने जिन चीज़ों को देखा था आज हम थोड़ा सा उसकी रिवीजन करते हैं कि हमने कल क्या देखा था, क्या जो है उसके किसके बारे में बात की थी। तो कल हमने काफ़ी बुनियादी चीज़ों को देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी कैसे काम कर रही है, मार्केट जो है वो क्या चीज़ है, एक्सचेंजेस क्या होती हैं, कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में हमने देखा, ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा जाना। तो आज हमारा जो सेशन है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कल तक जो चीज़ें थी वो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएशन के हवाले से कोई बात हुई थी कि आपने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट क्यों बनाना होता है, कि हमने बाय एंड सेल के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो हमें जो है कोई ना कोई मीडियम जो एक्सचेंज की सूरत में मिलता है हमारे पास, जो पाकिस्तान के अंदर हम रह के को किस एक्सचेंज के ऊपर जो है वो अकाउंट बना लें तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है और हम उस पर काम कर सकते हैं। तो कल हमने यूएसडीटी की बात की थी, तो यूएसडीटी को मैं फिर दोहरा दूं कि यूएसडीटी बुनियादी तौर पे आपके पास वो बुनियादी टोकन है या वो चाबी है, वो की है जिससे आप एज अ बिगनर किसी भी जो करेंसी को खरीद सकते हैं। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे कि हम बिटकॉइन से भी किसी करेंसी को खरीद सकते हैं, इथेरियम से भी किसी करेंसी को खरीद सकते हैं, या मल्टीपल जो और हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आज हम जो है वो शुरू करते हैं कि करेंसी के जो पेयर्स हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली जो कल के जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था उनके लिए ये बातें समझना थोड़ा आसान हो जाएंगी। जिन्होंने नहीं किया था उन्हें वेट करना पड़ेगा कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अभी तक जो हम रिकॉर्डिंग है वो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, और जैसे ही वो अपलोड होगी वो भी शेयर कर दी जाएगी, तो आप इन दोनों को मिला के जब सुन लेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो आज का सेशन है इसमें जो जो चीज़ें मौजूद आज हमने देखनी है, जिन चीज़ों पे हमने बात करनी है वो मैंने आज ग्रुप में भी शेयर की थी कि डिपॉजिट और विड्रॉल जो है हमारे हम वो कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है या हमने क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो डिपॉजिट कैसे करेंगे अपने पैसों को, और अगर बाद में हमें उसको बेचने की ज़रूरत आए तो वो विदड्रॉ कैसे होगा। तो इन इस ज़िमन में ना एक दो चीज़ें आप जेहन में रख लें कि जो डिपॉजिट है वो भी आपका पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान का कोई बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, या आप किसी तरीके से बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो इसको अलाउ नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उस पर किसी किस्म की कोई स्टेट बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है, ना ही कोई ऐसा लॉ है। लेकिन चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, इलीगल होना और रेगुलेटेड होने में थोड़ा सा फर्क है, ये आप जान लें। इलीगल गैर कानूनी चीज़ को कहते हैं और रेगुलेटेड मतलब जिसके बारे में कोई कानून साजी हुई नहीं है, यानी उसके लीगल और इलीगल के बारे में आपका बैंक्स या आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई, तो उसको हम कहते हैं वो रेगुलेटेड नहीं है। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का जो स्टेटस है वो इरेगुलेटेड है, यानी ये रेगुलर नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, अलबत्ता इलीगल भी नहीं है। लेकिन अगर इसको आप जो है एज एक्सचेंजर इसको बेचते हैं, खरीदते हैं, लोगों के साथ इसका बिजनेस करते हैं ना, तो फिर वो इलीगल है। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इसको खरीदना है ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो एक ही मेथड है उसको हम P2P कहते हैं, कि पर्सन टू पर्सन आपने या पीयर टू पीयर आपने किसी के साथ, अगर आप किसी को जानते हैं तो, या कोई रेफरेंस है आपके पास, या जो लोकल एक्सचेंजर है उसको आप उसको ट्रांसफर करते हैं पैसे और उससे आप यूएसडीटी लेते हैं। यूएसडीटी क्यों लेते हैं, आप बिटकॉइन या इथेरियम क्यों नहीं लेते? उसकी वजह यह है कि इथेरियम या बिटकॉइन या दीगर जितनी भी करेंसीज हैं जो स्टेबल कॉइन नहीं होते, वो कॉइन्स की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, और आप जब किसी को पैसे दे देंगे और वो आपको आपके साथ जो एग्रीमेंट होगा
तो ज़ाहिर बात है कि आधा घंटा या 1 घंटा या जितना भी वक़्त लगेगा उस दौरान अगर उसकी कीमत स्टेबल नहीं रही तो या तो आपको नुकसान होगा या उसको नुकसान होगा। यानी ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों में से किसी को जो है नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है। अगर 2-3% भी हो जाए तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़, स्टेबल कॉइन लेने का फ़ायदा ये होता है कि उसका रेट मार्केट के अंदर एक फ़िक्स रेट होता है कि एक रेंज होती है। गो के पाकिस्तान में थोड़ा-सा ये महँगा देते हैं। डॉलर का रेट अगर एक 155 है तो ये आपको तकरीबन 160 के करीब मिलेगा। थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर होता है, इसलिए इस बारे में भी परेशान नहीं हों। ये थोड़ा-सा जो एक्सचेंजर होते हैं, अगर आपके पास भी है जब आप भी बेचेंगे तो आप भी थोड़ा-सा महँगे बेचते हैं। तो आपने सबसे पहले यूएसडीटी लेना है, ठीक है? यूएसडीटी आपने जब लेना है तो आपने उसको कहाँ डिपॉज़िट करना है, उस पे हम बात करते हैं। उस पे हम सबसे पहले देखें कि जी, अगर तो आपके पास आप पाकिस्तान से बाहर हैं और ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आपके जो बैंक कार्ड हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो ये आपके पास जो सिंपल मेथड होते हैं, जो वीज़ा डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। सिंपल वही मेथड है जिस तरह आप कोई शॉपिंग करते हैं अमेज़न से या दराज़.पी के वगैरह से, तो ये यहाँ से आप इसको जो है वो यहाँ से पे करके आप यूएसडीटी या कोई भी करेंसी डायरेक्टली इस एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है और बैंक्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, तो आपको फिर पी टू पी मेथड पे जाना पड़ता है। तो पी टू पी ट्रेडिंग भी है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ़ अपने आपके वॉलेट का एड्रेस दे रहा हूँ कि आपने बेसिकली किस तरीके से अपने अकाउंट को जो है उसमें डॉलर मँगवाने हैं, यानी यूएसडीटी मँगवाने हैं, यानी डिपॉज़िट करने हैं और कैसे वहाँ से विथड्रॉ करने हैं। हमारे पास यहाँ पे जी, 1 मिनट। ये आपके सामने डैशबोर्ड है, मैंने लॉगिन किया हुआ है अकाउंट से, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे राइट साइड पे वॉलेट लिखा हुआ आता है। जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही सही? आवाज़ का मसला का कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो प्रॉब्लम उसमें आ रही है। जी, किसी और को भी प्रॉब्लम कर रही है? अगर आप अपना इंटरनेट चेक करें। अच्छा, अगर ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर रही है तो फिर ओके, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अभी ठीक है तो शुरू करते हैं। ये आपके पास आपके राइट साइड पे जो है वो वॉलेट होता है। यहाँ पे आप फिएट एंड स्पॉट पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ से आप इस पे क्लिक करें। तो आपके पास ये जो है चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 डिपॉज़िट है, विथड्रॉ है, ट्रांसफ़र है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इनके लफ़्ज़ी मतलब समझते हैं, वही वैसे ही है ये। डिपॉज़िट पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ से आप आपको एड्रेस मिलेगा। अब एड्रेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो एड्रेस है, उसका क्या मतलब है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो हमने अभी देखा है कि हमने डिपॉज़िट कैसे करना है। तो डिपॉज़िट बुनियादी तौर पे आपने जब भी कोई चीज़ अपने अकाउंट में मँगवानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, तो आपका एक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है? और अकाउंट नंबर जो है वो आपने किसी दूसरे को देना होता है। वो आपके उस अकाउंट नंबर में जो है वो पैसे भेजता है, या आपने जो अगर किसी को भेजने हैं तो आप उसके अकाउंट नंबर लेके उसको पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि मैंने वॉलेट पे क्लिक किया था। वॉलेट के बाद जो है जो फिएट एंड स्पॉट पे क्लिक किया और वहाँ पे डिपॉज़िट का बटन आया।
अब यहाँ डिपॉजिट भी है, विदड्रॉ भी है। चूंकि फिलहाल हमने करना है डिपॉजिट सबसे पहले। तो डिपॉजिट करने के लिए ज़रा आपने समझना है कि यहाँ पे दो एक कैटेगरी है, एक है क्रिप्टो, एक है फियाट। क्रिप्टो का मतलब जो जारी बात है, जो क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं वो इस जो है सेक्शन में आएंगी, और फियाट सारी इस सेक्शन में आती हैं। फियाट जो है यहाँ पे आप देखें कि वो सारी की सारी वही करेंसीज हैं जो, जिस तरह पाकिस्तान का तो शायद इसमें नहीं होगा, जो सपोर्टेड करेंसी जैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, पाउंड है, ठीक है, उसके बाद यूरो है, ये सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। लेकिन चूंकि आपने क्रिप्टो को, यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो आपने उसको इस अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो आपने क्या करना है, क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे आप। क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारी की सारी करेंसीज जो है वो आ जाएंगी। अभी ये बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कॉइन जो है वो बिटकॉइन सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपने जो करेंसी किसी से मंगवानी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हमने बुनियादी तौर पे यूएसडीटी मंगवाना है, ये जिसको आप एथर यूएसपी कहते हैं। अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से यूएसडीटी लिखेंगे, तो आपके पास ये यूएसडीटी आ जाएगा। यूएसडीटी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस बता देता है कि आपके अकाउंट में इस वक्त यूएसडीटी कितने पड़े हैं। मेरे पास इस वक्त ये इजाफी यूएसडीटी जो है वो इतने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे चूंकि नहीं होंगे तो वहाँ जीरो जीरो आ रहा होगा कि टोटल बैलेंस आपका कितना है। तो आपने जो यहाँ पे अब राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने यूएसडीटी सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ रहा होता है, ये अकाउंट नंबर होता है। लेकिन इससे पहले आपने ये चीज़ को देखना है। ये चीज़ क्यों देखनी है, ये नेटवर्क है। जैसे आप किसी को कोई कोरियर बेचते हैं तो उसको आप किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू बेचते हैं, ठीक है। कोरियर आप बाजुकात जो है, या आपने किसी को मैसेज करना है, आप इससे मिसाल ले लें, आप मैसेज जो है वो फेसबुक मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, आप मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आप मैसेज जो है वो टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपने जब मंगवाना है तो ये भी एक नेटवर्क है, मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं। किसी भी करेंसी के मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे अगर वो एक से ज्यादा नेटवर्क पे ऑपरेट करती है। इसके ऊपर हम तफसील से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट सेशंस पे बात करेंगे कि नेटवर्क का क्या मतलब है। लेकिन अभी फिलहाल आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो ERC20 और ओमनी, और इस वक्त ERC20 सिलेक्टेड है, ठीक है। हम इस वक्त TRC20 पे जाएंगे। अभी बिगनिंग में हम TRC20 पे जाएंगे। TRC20 और ERC20 में ज़रा कंफ्यूज नहीं होना आपने। TRC20 पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ट्रोन का जो नेटवर्क नेम आ रहा होगा वो TRX यानी ट्रोन आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको बताता है कि 1 मिनट में एवरेज जो इसका टाइम होता है वो 1 से 5 मिनट लेता है। 1 मिनट से पहले भी समटाइम आ जाता है, और समटाइम अगर 2-3 मिनट तक भी अगर आपके पास रिसीव होते हैं। तो ये आप जो ब्लॉकचेन है ये ट्रोन सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये जो आपका नेटवर्क है ये बेसिकली ब्लॉकचेन के नेम है। जो आपका ERC20 है ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। TRC20 जो है वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। यहाँ से अब आपने ये सारे का सारा जो एड्रेस है जस्ट यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को जस्ट आपने भेजना है, बारकोड भेजना है, तो ये आपके पास बारकोड भी आ रहा होता है। एक चीज को समझना है आपने जी, एक चीज को आपने ये समझना है कि आपने यूएसडीटी के एड्रेस पे यूएसडीटी ही भेजने हैं, बिटकॉइन के एड्रेस पे बिटकॉइन ही भेजने हैं। अगर इस कॉइन के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर आपने यूएसडीटी के अलावा यानी टेथर के अलावा कोई और कॉइन बेच दिया तो वो कॉइन परमानेंटली ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। वो आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, कोई भी इसे रिकवर नहीं कर सकता। तो आपने जो एड्रेस आपने जिस कॉइन का देना है उस पर स्पेसिफिक कॉइन ही मंगवाना है। जिस नेटवर्क का देना है वो अगले को बताना है कि हमने TRC20 का एड्रेस है, TRC20 के एड्रेस पे आपने यूएसडीटी, अगर यूएसडीटी का एड्रेस दे रहे हैं तो इस पे यूएसडीटी ही मंगवाना है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि TRC20 आपने सेलेक्ट करना है, उसकी वजह ये है कि ERC20 के ऊपर जो आपकी फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। TRC20 पे आपकी जो फीस है ये कुछ अर्सा पहले तक, जो कुछ वीक पहले तक फ्री था, अभी $1 कर दिए कि जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप $500 की करें, 100 USDT करें, 1000 करें, तो आपको $1 ही लगता है, यानी $1 इसकी फीस है। तो ये सबसे कम फीस वाला नेटवर्क है।
तो इसलिए आपने TRC20 को ही सिलेक्ट करना है जब आपने किसी से मंगवाना है, तो ऐसे ही करना है। अगर आपने किसी को भेजने हैं तो यहाँ से ये विदड्रॉ है, यही एड्रेस यहाँ पहले नंबर पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने भेजना क्या है। फॉर एग्जांपल आप USDT किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपने वही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने आपको कहा था TRC20 सेलेक्ट करना है। देख लें यहाँ पे इथेरियम की फीस $20 आ रही है, उसके बाद ओमनी की फीस $28 आ रही है, और मल्टीपल जो है आपके पास जो फीस यहाँ पे शो हो रही है। तो ट्रॉन की जो TRC20 एड्रेस है इसके ऊपर आपकी फीस आ रही है $1, ठीक है। तो यहाँ से आपने TRC20 यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस डाला, जिस तरह आपका एड्रेस है इस तरह दूसरे शख्स का भी एड्रेस होगा, ठीक है, और वो एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट किया। सिंपल वैसे ही है जैसे आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं या ईमेल अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे उसका एड्रेस है, यहाँ पे वो नेटवर्क सेलेक्ट होगा, यहाँ पे आपको बता देगा कि कितनी अमाउंट आप भेज सकते हैं। मेरे पास 472 जो है वो यहाँ पे डॉलर ऐसे हैं जो कहीं यूज नहीं हुए, ठीक है। जो आपने यहाँ पे डॉलर ऑर्डर में लगाए होंगे, ये यूज हो रहे होंगे, वो आपके यहाँ शो नहीं होंगे। ये फ्री डॉलर आपके या फ्री USDT आपके शो होंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप में जो है $20 अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको 19, जो रिसीवर है वो $19 उसको मिलेंगे, $1 कट जाएगा। इस तरह मैं अगर 200 भी करूं तब भी वही सूरत हाल है। यही आपने जब किसी को 200 भेजने हैं तो आपने उसको 201 भेजना है, ताकि आपकी $1 फीस कट जाए और 200 आपको मिल जाए, उससे मिल जाए जिसको आप भेज रहे हैं। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो मुझे मैसेज करें ताकि फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है? ओके। जी, असल में जो ज़ाया इसलिए हो जाते हैं कि ये ब्लॉकचेन है, ठीक है, और जो है अगर आप रॉन्ग की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर किसी यानी एक डिफरेंट ब्लॉकचेन के जो कॉइन्स हैं वो दूसरी ब्लॉकचेन पे आप बेचते हैं, जो उसको जो उस एड्रेस पे बेचते हैं जो उस ब्लॉकचेन का नहीं है, वो किसी और ब्लॉकचेन का है, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। ये एक थोड़ा सा मसला है, इसलिए ध्यान से जब मंगवाने हैं या सेंड करने हैं तो ये ध्यान से आपने करना है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ना ये कस्टोडियल चीज़ें होती हैं, इसलिए आपने इनको जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करना है, ठीक है। भेजने भी एहतियात से हैं और मंगवाने भी एहतियात से हैं। जी, टेथर टू टेथर नहीं, टेथर ही भेजने हैं। टेथर जब आप किसी को भेजेंगे तो वो टेथर ही रहेगा ना, ठीक है, वो टेथर ही रहेगा। टेथर अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो वो टेथर ही रहेगा। USDT, आप USDT की फॉर्म ही अगले को जाएगा। सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो नेटवर्क आपने TRC20 करना है। ये आप लिख लें कि TRC20 पे जो है ना आपने करना है। जी, इसकी ट्रांजैक्शन में जो डिडक्शन होगी वो $1 ही होगी अगर आप TRC20 को यूज करते हैं। जी, BSC पे भी आते हैं कि BSC की फीस कम है, उसको आप यूज क्यों नहीं करते हैं या समटाइम क्यों करते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नहीं कर सकते, उसे भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हम आज जरा जो है वो इसके अलावा जो चीज़ें हमने आज देखी, यहाँ तक जो है हमने ये समझ लिया कि बेसिकली डिपॉजिट और विथड्रॉ कैसे करते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिनका हमें शुरू से इल्म नहीं होता, तो जहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अगर अब क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे अपनी। इसके बाद हमारे पास करेंसी पेयर्स का जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करेंसी पेयर्स क्या होती है, ये देखिए, ये बाइनेंस है के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये मेन्यू में मार्केट्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, स्पॉट यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ये मल्टीपल जो है वो जोन्स और ये आपके पास आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने स्पॉट मार्केट्स में जाना है। स्पॉट मार्केट में आप जाएंगे तो आपके पास ये उसके ज़ेली कुछ मार्केट्स आ रही हैं, ठीक है। ये मार्केट एक BNB की मार्केट है, BTC की है, आर्ट्स की है, फियाट की है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि BNB की मार्केट का मतलब ये है कि इसमें जो कोटेड करेंसी है
वो जो ट्रेडिंग हो रही है कॉइन्स की वो BNB के साथ हो रही है, BTC में BTC के साथ हो रही है। आल्ट्स, आल्ट वो कॉइन्स होते हैं जो BTC के अलावा होते हैं, ठीक है। आल्ट्स वो कॉइन होते हैं जो BTC के अलावा होते हैं, उनको हम आल्ट्स कहते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है फिएट करेंसी। यहाँ पे आप देखें कि BTC यानी बिटकॉइन का जो आपका यहाँ पे शॉर्ट नेम होता है वो BTC है, और USDT, यानी ये BTC और USDT की ट्रेड है। यानी अगर आप USDT होंगे तो BTC खरीद सकेंगे, आपके पास BTC है तो आप USDT में उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। यानी जब सेल करेंगे तो USDT मिल जाएंगे, बाय करेंगे तो आपको USDT होने चाहिए आपके पास। इसी तरह अगर नीचे आ जाए XRP यानी रिपल, ये उसका जो है हमारे पास शॉर्ट नेम है, ठीक है। और हमारे पास USDT है, ये रिपल के साथ इसका ये एक, इसको हम पेयर कहते हैं, यानी ये करेंसी पेयर है। बिल्कुल इसी तरह BNB है, इसके बाद इथीरियम है। ये नहीं, ये मल्टीपल जो है आपके पास कॉइन्स होते हैं। अगर आपने किसी कॉइन को सर्च करना है, जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और आप चेक कर लेंगे कि ये कॉइन किस किस में अवेलेबल है, यानी किस किस पेयर में ये हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BTC की, बिटकॉइन की, तो आप ये देखिए कि बिटकॉइन हमारे पास USDT में अवेलेबल है, BUSD में अवेलेबल है, यूरो में अवेलेबल है, USDC में, और ये पाउंड में, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी सारे हमारे पास करेंसीज आ जाती हैं। यानी अगर आपके पास ये सारी में से कोई एक करेंसी भी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ जो है वो इसको इसके साथ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे ये फिएट मार्केट में आपने जाना है, यहाँ स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट के बाद आपने फिएट मार्केट्स में जाना है और आपके पास ये पेयर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ एक और चीज़ देखने की, फिलहाल इसको छोड़ दें, ये 10x क्या है, BTC USDT, ये आपके पास पेयर है, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी जो प्राइस है। और ये उसमें 24 आवर में कितना चेंज आया है, वो कितनी अप गई है या कितनी जो है वो डाउन हुई है, उसकी 24 आवर में हाई प्राइस क्या थी, यानी मैक्सिमम हाई उसका जो है वो कहाँ तक गया और लो कहाँ तक गया। यानी 57,000 से लेके ये 61,500 के दरमियान ये मार्केट ने, इसकी प्राइस ने जो है वो मूवमेंट की है। उसके बाद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि ये टोटल इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटल कितना है इसका, यानी ये टोटल बिटकॉइन जो है इस प्राइस के ऊपर जितने मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में हर एक के पास, उसकी टोटल जो है वो कितनी वैल्यू बनती है, कितनी मालियत बनती है। यहाँ पे आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि 24 आवर वॉल्यूम कितना है, कि यानी इस एक्सचेंज के ऊपर BTC और USDT जो ट्रेड हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितना खरीदा कितना बेचा गया। तो सिर्फ बिटकॉइन और USDT के सिर्फ एक पेयर का जो वॉल्यूम है वो 3.7 अरब डॉलर है। इस एक्सचेंज के ऊपर 3.7 अरब डॉलर 24 आवर में ट्रेड हुआ है बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और देखें BUSD के पेयर में 728 मिलियन, इस तरह ही 161 मिलियन, 90 मिलियन, 61, 38, यानी अगर आप इसको सारा देख लें तो ये बहुत बड़ी जो है वो आपके पास अ, एक वॉल्यूम बन जाता है। ये सिर्फ सिर्फ एक कॉइन का वॉल्यूम है, कि जो बाइनेंस के ऊपर जो बिटकॉइन का आज ट्रेड हुआ है वो तकरीबन सिर्फ मेन USDT के पेयर में ये 3.78 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। यहाँ पे मिलियन में उन्होंने लिखा होता है, ये 3782 जो आपको लग रहा है ये आपका इतना ही बनता है, 3.78 बिलियन। ये हमारे पास आ जाता है टोटल, कि हमारे पास कितना इसका ट्रेड वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है, ये 24 आवर लो हाई उसकी चेंज कितना इसमें जो है प्राइस मूवमेंट हुई है, और इस वक्त इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है जो मिली सेकेंड के अंदर आपको अपडेट हो रही होती है। यहाँ से अगर किसी एक के ऊपर, ये चले बिटकॉइन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं इथीरियम का जो है वो इथीरियम लिखता हूँ यहाँ पे तो ETH आ जाता है। इथीरियम को USDT के साथ देखें तो इसकी इस वक्त प्राइस है 2155। वो इसका 4% जो है 4.7% जो ये अप हुआ है, प्लस हुआ है। ये हाई इसका 2200 तक चला गया इथीरियम की प्राइस। और मार्केट कैपिटल इसका ये इतना है तकरीबन $250 बिलियन।
$250 इसका वॉल्यूम है इस वक्त मार्केट में, और इस वक्त $1.3 बिलियन की ट्रेड सिर्फ इस इथेरियम की हुई है। यानी अगर हमने पहले देखा था $3.7 बिलियन की जो ट्रेड है वो बिटकॉइन में हुई है, इथेरियम की ट्रेड इतनी हुई है। ये इसके ऊपर नॉर्मली बाइनेंस के ऊपर 8-10 बिलियन डॉलर नॉर्मल जो दिनों में ट्रेड होती है, ये बल्कि इससे भी ज़्यादा होती है। ये 24 आवर का वॉल्यूम है, 24 घंटे में ये एक एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड होती है, जबकि आजकल जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा होता है, 20-25 अरब डॉलर तक भी चला जाता है, 30 अरब डॉलर तक भी चला जाता है, तो एक दिन का वॉल्यूम। लेकिन आज जो है वो अगर देखें तो ये दो बड़ी करेंसीज का जो वॉल्यूम है यही 5 अरब डॉलर से क्रॉस कर रहा है, जबकि इसके ऊपर 200+ करेंसीज हैं, तो इससे भी ज़्यादा होंगी। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सारी करेंसीज के अंदर जो है अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा मजीद कि अब ख़रीदनी कैसे। आपने देख लिया कि मेरे पास कुछ यूएसडीटी पड़े थे इजाफी, जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो करेंसी ख़रीदनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि अगर आपने कुछ करेंसीज यहाँ फेवरेट का एक बटन होता है, अगर आप यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं और आप सबके ऊपर नज़र रखने की बजाय जो है आपको चाहिए कि आप अपनी स्पेसिफिक करेंसीज के ऊपर ही नज़र रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्राइक जो है आपके पास निशान आ रहा होता है, आप इससे फेवरेट कर सकते हैं। वो सारी की सारी करेंसीज फिर आपके पास, आपको बार बार स्पॉट मार्केट में जाके इनको क्लिक करके यहाँ पे सर्च करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप फेवरेट में आएंगे तो आपके पास ये करेंसी सारी आ जाएंगी। मैं इस वक्त तकरीबन जितनी करेंसीज को देख रहा हूँ वो ये सारी, ये जो है आप भी इस तरीके से जितनी करेंसीज को आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप फेवरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको हटा देंगे तो ये वापस उधर चले जाएगी, और दूसरी वहाँ पे जब जाके इसको हाईलाइट होगा तो ये यहाँ पे फेवरेट की जो टैब है उसमें आ जाएगी। तो ये एक आसानी होती है आपके लिए। ये 103 करेंसीज जो है वो मैंने फेवरेट की हुई हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो करेंसीज को फेवरेट कर सकते हैं। अब मुझे कोई करेंसी खरीदनी है, कौन सी करेंसी खरीदनी है जी, आप सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी करेंसी आपको खरीदनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ फैसला कर लेते हैं कि जी हमने इथेरियम खरीदना है। ये इथेरियम का चार्ट खुल जाएगा आपके सामने, चार्ट भी आ जाएगा। और इसके अलावा चार्ट की जो ये सेटिंग है ये बाद में चेंज हो जाती है, मैंने अपने हिसाब से रखी है, ये चेंज हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपका अगर थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऐसे का आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है कि इस वक्त जो मार्केट की प्राइस है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी होती है कि कितनी प्राइस है, इस वक्त कितना चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया और वो डॉलर में कितना बनता है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि इसकी इस वक्त प्राइस में चेंज कितना आया आया है डॉलर्स में, और कितना आपके पास यहाँ पे परसेंटेज में कितना आया। यहाँ पे अब आते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे आपके पास दो बटन है, एक है बाय एंड और दूसरा सेल का। बाय की बात कर लेते हैं पहले। जितना आपके पास बैलेंस होगा, ठीक है, जितना आपके पास बैलेंस होगा, जितना आपके पास बैलेंस होगा वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा यूएसडीटी में। जब आपने बाय करना है तो आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो पेयर है ये यूएसडीटी में पेयर है। यूएसडीटी का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, वो कह रहा है कि कितनी प्राइस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये लिमिट और मार्केट क्या होती है। लिमिट ये होती है कि आप इस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहते, आप कहते हैं कि जब इसकी प्राइस जो है वो 2000 हो जाए, 2000, और तब मुझे एक इथेरियम जो है वो दे दें, मैं खरीद लूँ। अभी ये चूंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, वही आप यहाँ पे हाईलाइट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना आपके पास बैलेंस है आप 0.23 जो है वो इथेरियम खरीद सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि क्रिप्टो में आपने पूरे का पूरा एक पूरा कॉइन आपने खरीदना है, बल्कि ऐसा होता है कि आपने, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप उसका फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं, ठीक है, एक हिस्सा थोड़ा सा खरीद सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा बिटकॉइन खरीदें आप।
500 रुपये का बिटकॉइन भी, $500 का भी खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर ये लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे अपनी प्राइस लिखनी है कि आपको किस प्राइस पे चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मुझे 2100 डॉलर की जब इसकी प्राइस, जब ये नीचे आ जाए, जारी बात है ऊपर गया नीचे भी आएगा। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसकी प्राइस नीचे आएगी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं अगर 2100 डॉलर पे इसकी प्राइस आ जाए तो मुझे $200 के इथीरियम मिल जाए। ये जो आपके पास एक बार आ रही होती है ना, ये आपको बता रहा होता है कि आपने अपनी टोटल अमाउंट का कितने परसेंट खरीदा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपको अगर पूरा एक इथीरियम चाहिए तो आप यहाँ पे इथीरियम लिखते हैं, यहाँ प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो जस्ट यहाँ पे आप अपने जितने डॉलर का आपने खरीदना है तो वहाँ यहाँ पे उतनी अमाउंट लिख दें, तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे इथेरियम की क्वांटिटी आ जाएगी कि $200 के कितने इथेरियम आएंगे। वो बता रहे हैं कि 0.09523, यानी इतना हिस्सा आपको इथेरियम का $200 में मिल जाएगा और $2100 पे आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे बाय एथीरियम करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो बुक हो जाएगा। जब ये मेरा ऑर्डर बुक हो जाएगा तो जब इसकी प्राइस $2100 पे आएगी और मुझे $200 का इतना इथेरियम मेरे पास आ जाएगा। अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगा। अगर $2100 से नीचे भी आ गई तो मुझे $2100 पे मिलेगा। अगर उसके बाद 1900 पे आ जाएगी तो जारी बात है, मैंने तो इसके ऊपर 2100 डॉलर जो है वो लिखा हुआ था और जस्ट $2100 जो है वो लिखा था, तो $2100 पे मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद आपके पास इतना इथेरियम आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है कि आप कहते हैं कि मुझे इसी प्राइस पे मिल जाए जो प्राइस मार्केट पे चल रही है, तो आप मार्केट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप फिर अपना जो है लिमिट नहीं दे सकते उसको। यहाँ पे मार्केट सिलेक्टेड होता है, यहाँ पे आप कहते हैं जी मेरे पास 200 डॉलर है। यहाँ पे बाय इथेरियम करेंगे तो जो प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है उसके ऊपर आपका इथेरियम बाय हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो जिस जब आपने इस पे क्लिक करना है उस वक्त जो प्राइस होगी वो उस जो है प्राइस पे आपके पास जो है वो इथेरियम खरीदा जा सकेगा। ये थोड़ी सी असल में जो डिटेल है वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से अक्सर लोग फर्स्ट टाइम बाय एंड सेल कर रहे हैं। मुझे कुछ मैसेजेस भी आए थे कि अभी हम बाय एंड सेल कर नहीं पा रहे। तो ये है जी बाय एंड सेल का टोटल तरीका। एक लिमिट ऑर्डर होते हैं कि जिसमें आप अपनी खुद की लिमिट देते हैं, और एक मार्केट ऑर्डर होते हैं कि जिसके अंदर आप जो है मार्केट की प्राइस के ऊपर ही खरीदते हैं। यही सेम सूरत हाल सेल के साथ है। सेल में सिर्फ मसला ही होता है कि आपके पास इथीरियम, जाहिर बात है आपने बेचने तो इथीरियम होना चाहिए ना आपके पास। जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी सेलेक्ट किया तो आपके पास बीटीसी यूएसडी बीटीसी होना चाहिए। तो यहाँ पे इथीरियम, आप मेरे पास चूंकि इथीरियम नहीं है इस वक्त इस अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे बेच नहीं सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बिल्कुल वही मामला इसमें भी होते हैं कि आपने यहाँ पे लिखना होता है कि इस प्राइस के ऊपर इथेरियम बेचना चाहता हूँ कितना। जी मैं ये सारे के सारे इथेरियम जितने आपके पास इथेरियम सारा बेचना चाह रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसके मुताबिक डॉलर आ जाएंगे कि इतने डॉलर का ये बिकेगा। आप सेल कर देंगे तो यहाँ वो लिमिट लग जाएगी। लेकिन अगर आपको अर्जेंट बेचने हैं, फौरन बेचने हैं और आप वेट नहीं कर सकते, आप जस्ट मार्केट पे जाते हैं, कहते हैं कि मैं मेरे पास 2 इथेरियम है, मैं एक बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और सेल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपका इथेरियम उसी वक्त बिक जाएगा। यहाँ तक जो है वो बाय एंड सेल कंप्लीट होता है। और दोनों मैंने आपको बता दी कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगता है, मार्केट ऑर्डर कैसे लगता है। बाय का भी मैंने आपको बता दिया और सेल का भी बता दिया। इसकी आप जब एक दफ़ा इसको देखेंगे ये बड़ा सिंपल है, कोई इसके अंदर जो है मुश्किल नहीं है। इसका जो इंटरफेस है बाइनेंस का वो बहुत आसान है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा और बड़ा क्लियर सा बनाया हुआ है इन्होंने। और इससे आप जो है बड़े इजीली तरीके से बेच और जो है वो खरीद सकते हैं। सबसे पहले काम डिपॉजिट करना होता है। हमने डिपॉजिट करने के बाद आपने जो आपकी जो करेंसी आपको चाहिए वो आप करेंसी खरीदते हैं। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप जस्ट यहाँ पे यहाँ पे चैट में लिखें। डन हो गया।
स्टॉप लिमिट पे बाद में आऊंगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल जो है वो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करते हैं। हम जो आगे सेशन आते जाएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैंने अभी स्किप की हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये पहले जो है हमारे सारे जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, उसके बाद स्टॉप लिमिट और दीगर चीज़ों के ऊपर आएंगे, उसी जो उसी ऑर्डर होते हैं। ओके, इस चले आगे चलते हैं जी। स्पॉट होल्डिंग क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने खरीदना कैसे है और बेचना कैसे। अब बात करते हैं कि स्पॉट होल्डिंग। स्पॉट होल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप जस्ट खरीदते हैं। हमारे पास ना जो वॉलेट की यहाँ पे या ट्रेडिंग की दो किस्में हैं, एक स्पॉट ट्रेडिंग है और एक फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में इसके बाद आता हूँ। स्पॉट होल्डिंग में ये होता है कि आप यहाँ से आपने एक इथेरियम या एक बिटकॉइन या कोई भी करेंसी जितना भी आपको चाहिए आपने खरीदी। खरीदने के बाद आपके ये जो वॉलेट है इसके अंदर वो आपके पास आ जाएगी। ये फियाट एंड स्पॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी जो जो करेंसी होगी वो यहाँ पे महफूज हो जाएगी। अब वो करेंसी आपकी है, वो अब प्राइस ऊपर जा रही है तब भी आपकी है, नीचे जा रही है तब भी आपकी है। वो तब तक जो है वो आप जब तक सेल नहीं करेंगे उसको तब तक वो आपके पास पड़ी रहेगी। इसको हम स्पॉट होल्डिंग कहते हैं कि आप स्पॉट पे होल्ड कर लेते हैं महीने दो तीन के लिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो इसको हम कहते हैं स्पॉट होल्डिंग। और इसमें जो प्राइस होती है वो आपकी जो पोर्टफोलियो होता है, यानी अगर आपने एक इथेरियम खरीदा था आज 2155 जो चल रहा है, 2155 जो प्राइस चल रही है, कल को इसकी प्राइस 2500 हो जाएगी तो आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो भी 25 हो जाएगी। जितनी कम होगी उतनी कम हो जाएगी। यानी आप इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लेते कि आप लेवरेज ट्रेडिंग करें या आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएं। ये आप जो है जितनी इसकी वैल्यू होगी इस वक्त रियल टाइम में, वो वैल्यू आपको आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी वही पे होगी। जी, बिटकॉइन के थ्रू आप पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन के थ्रू भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपका जो यूएसडीटी है वो मैंने आपको कहा था कि चूंकि चीज़ें मजीद हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, जब दोनों एसेट वॉलेटाइल होंगे तो वो दोनों की जो आपकी यानी उसमें एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो बीटीसी या आपका इथेरियम या जो करेंसीज का आपस आपस के अंदर जो पेयर होता है उसमें वो बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं या बिगनिंग में आपको ये रिकमेंड नहीं किया जाता। आप बेहतर है कि आप यूएसडीटी और इथेरियम सॉरी यूएसडीटी के पेयर में ही चीज़ों को खरीदें। जी बिल्कुल। दूसरे कॉइन में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि सवाल ये अभी पूछा है कि किसी भी कॉइन को आप फौरन कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट भी जाहिर बात है बाय एंड सेल के प्रोसेस से आमतौर पे होता है, लेकिन कुछ कॉइन जो है वो कन्वर्जन का एक ऑप्शन बाइनेंस देता है आपको कि आपके पास यूएसडीटी है और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बीटीसी में, तो ये बजाय यहाँ पे बाय एंड सेल करने के यहाँ आके बाय करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास बीटीसी आ जाएंगे। एक तो तरीका कन्वर्जन का ये है। लेकिन अगर आपके पास यूएसडीटी है और उसको करना चाहते हैं, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बाइनेंस एक ऑप्शन आपको देता है कि वहां से जाके भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये पॉसिबल है, फौरन हो जाता है। फीस कटती है, जारी बात है, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो आपकी फ़ी कटती है। सिग्नल जो टर्म होता है, सिग्नल ये होता है कि आपको ये बता दिया जाता है, इशारा देना कहते हैं ना, कि प्राइस जो है इस वक्त कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे आएगी। तो वो आपको पहले से थोड़ा सा बता दिया जाए। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि जी इस वक्त आप इथेरियम खरीद लें और ये दोबारा जो है वो ये 3000 पे पहुंच जाएगा, तो इसको सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही मैं कह नहीं रहा हूँ खरीद नहीं लेना आपने। ये जस्ट आपको मैंने मिसाल दी है कि आप जो है सिग्नल, हम इशारे को सिग्नल कहते हैं कि आपको कोई इशारा दे दिया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि इस वक्त आप ये फलां कॉइन खरीद लें, इसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसको हम सिग्नल कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। ये इसको थोड़ा सा आपने ज़रा ध्यान से समझना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन को पहले मैं देख लूं कि अगर आपने अपनी प्रॉफिट को या अपनी जो अमाउंट है उसको विदड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, प्रॉफिट को करना है या आपने अपनी पूरी की पूरे जो कैपिटल है उसको करना है, पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते यहाँ से विदड्रॉ। आपने क्या करना होता है, आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट करके किसी को यूएसडीटी ही बेचने होते हैं।
ठीक है, यानी अगर आपने ये यहाँ पे एक इथेरियम जो है वो पहले ले लिया था, 2 माह पहले $1000 का ले लिया था, तो भी ये $2000 से अब चला गया, तो भी आपने बेचा, आपको $1000 का प्रॉफिट हुआ, और आप चाह रहे हैं कि मैं ये इसमें से आधे वापस निकाल लूँ या सारे वापस निकाल लूँ, तो वो $2000 आपको पीयर टू पीयर किसी को बेचने पड़ेंगे। तो ये जो अ, हमारे बैंक्स हैं ये सपोर्ट नहीं करते, यहाँ से विड्रॉल जो है वो बैंक में बाउंस बैक हो जाते हैं। जी, ये टीपीएम स्टॉप लॉस पे आने लगा भाई। अच्छा, ये हमने स्पॉट की बात की थी, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कोई भी एसेट जो है, कोई भी कॉइन खरीद के अपने पास रख लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। और इसमें आपने जब चाहें बेच सकते हैं, जब चाहें आप उसको खरीद सकते हैं, और वगैरह वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया, लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं। जी, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो अब फ्यूचर की बात करते हैं, देखिए लेवरेज ट्रेडिंग जो होती है ना, या मार्जिन जो आपकी ट्रेडिंग होती है, उसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये यहाँ पे आप आते हैं, ये आपके पास हमारे पास मेन्यू है, इसमें डेरिवेटिव्स पे आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये आपके पास फ्यूचर मार्केट खुल जाती है। बिल्कुल वैसी ही होती है, जस्ट जो चीज़ें चेंज होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे ये परपेचुअल लिखा होगा ना, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या होता है? फ्यूचर मार्केट के अंदर ये होता है कि आपके पास ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इसमें आके। आपके पास जो है वो जितने पैसे होते हैं, आप उससे ज़्यादा लेवरेज लेके, दूसरे आसान लफ्ज़ों में कि आप उससे ज़्यादा यानी उसकी रेशो पे लोन लेके आप जो है वो ट्रेड ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त जो फ्यूचर के अंदर, तो यहाँ पे यूएसडीटी इसलिए शो नहीं हो रही कि फ्यूचर का वॉलेट अलग होता है, मैंने उसमें ट्रांसफर नहीं किया। आपके पास यहाँ पे $100 है, ठीक है, और आपने अगर नॉर्मल खरीदते हैं आप बिटकॉइन, तो आप $100 के खरीद सकते हैं ना मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में या मार्जिन ट्रेडिंग में या लेवरेज ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। लेवरेज लेते हैं आप। लेवरेज बेसिकली आप समझ लें कि जिस तरह मैंने कहा है ना कि आपको, कि आप अपनी अमाउंट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर एक रेशो के साथ जो है वो लोन ले लेते हैं। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि वो लोन होता है एक किस्म का। ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस भी होते हैं, इंटरेस्ट चार्ज होता है या फी चार्ज होती है, वो फिक्स भी होती है, या आपके उसके ऊपर भी होती है कि कितना आपने लिए। अब यहाँ पे आप कितना लोन ले सकते हैं, हर एक साइट का, हर कॉइन का, हर मार्केट का डिफरेंट आपके पास होता है। बिटकॉइन मार्केट का बाइनेंस के ऊपर जो लोन ले सकते हैं, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि 125 गुना तक ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास $100 है, तो आप उसको 125 गुना करें, ठीक है, तो आप कितना जो है वो ले सकते हैं, वो बन जाता है 12,500। यानी जब आपके पास सिर्फ 100 है, और अगर आप 125x की लेवरेज ले लें, तो वो बन जाते हैं 12,500। अब जब आप खरीदारी करेंगे तो वो 12,500 की बेस के ऊपर होगी। ठीक है, और जितनी हाई लेवरेज होगी उतना ज्यादा आपके पास रिस्क होगा। यहाँ तक जो है वो आसान आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसके बाद, कि ये आपके पास जो है लेवरेज है, आमतौर पे जो लेवरेज ली जाती है या रेकमेंड की जाती है वो बिलो 10 की जाती है। अगर किसी ने करनी भी है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी जो करते हैं वो बिलो 10 करते हैं, वो 20 या 25 तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा श्योर हों, या आपके पास अच्छी खासी, आपके पास जो है वो फंड अच्छे खासे हों। अब उसका क्या मकसद, मतलब क्या है? आप ये देखें कि आपके पास $100 के आपने बिटकॉइन लिए, अब उनकी वैल्यू $60,000 के रेट पे आपने ले लिए। अब फर्ज करें उसकी वैल्यू 30,000 हो जाती है, तो आपके जो 100 वाले हैं वो $50 के रह जाएंगे ना, 50% वैल्यू गिर गई। अब वो $50 रह जाएंगे आपके। ये तो सिंपल एक रूल है। अगर वो इससे भी मजीद गिर गया तो आपकी उसी रेशो से पैसे गिरेंगे ना। और जीरो कब होंगे? आपको वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता टेक्निकली। वो जीरो इसी सूरत में हो सकता है ना कि जब तक बीटीसी की अपनी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी,
तो आपके वो जो आपके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने 100 का लिया था, जो चीज़ आपने 100 की ली उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई है, तो लिहाजा वो अब जीरो हो गया। लेकिन लेवरेज में ऐसा नहीं होता। लेवरेज के अंदर क्या होता है, चूंकि आपने इतने गुना बड़ी ट्रेड लगाई होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी हिसाब से आपने कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना होता है कि आपने जब आपके पास $100 था और आपने 10x की लेवरेज ली, वो बन गया 1000। ठीक है, 10 से ज़रब दे देंगे, वो 1000 बन गया। अब आपने 1000 का जो है वो खरीद लिया क्या, बिटकॉइन। अब वो चूंकि उसमें जो 900 है वो आपका नहीं है, वो 900 किसका है, वो 900 है इस बाइनेंस का। ठीक है, बाइनेंस ने आपको दिया हुआ है। अब होता ये है कि बाइनेंस तो अपना नुकसान नहीं करेगी ना। अगर उसकी वैल्यू जो है, आपकी बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो अगर आधी रह जाएगी, तो उसको उसको क्या फायदा होगा कि वो अपने $350 जो है वो मतलब उसका नुकसान करवाए अपना। वो नुकसान नहीं करेगी, बल्कि वो अगर 10% अगर मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी ना, तो आप यानी $1000 का आपने लिया और 10% मार्केट नीचे आ गई, तो बाकी कितना रह गया, 900। जैसे ही उसकी अमाउंट टच होने लगती है ना, तो वो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि जैसे ही जितने पैसे उसने दिए होते हैं, जब तक टोटल कैपिटल के अंदर से वहां तक मामला नहीं पहुंचता, तब तक ट्रेड चलती रहती है। जैसे ही वहां तक बात पहुंची, उसके अपने अकाउंट जो है वो अपना जो कैपिटल है, जो उसने आपको लोन दिया है, जो आपको लेवरेज दी हुई है उसमें, वो लेवरेज अगर वहां तक टच हुई, टच होने से पहले आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये इसके अंदर एक नुकसान होता है। फायदा क्या होता है, $100 लगा के आप 1000 की चीज ले रहे होते हैं, 2000 की चीज ले रहे होते हैं, ये जितनी आपने लेवरेज ली है, 12,500 तक की चीज ले रहे होते हैं। यानी $100 के साथ आप बिटकॉइन का पांचवा हिस्सा ले सकते हैं, जबकि आप $100 के साथ बिटकॉइन का कितना हिस्सा ले सकते हैं, थोड़ा सा। यानी आप 125 गुना तक जो है वो खेल सकते हैं। फायदा तो है इसमें, आप $100 के साथ $12,000 कमा सकते हैं, $10,000 कमा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि ऐसा होता नहीं है कि आप 100 के साथ 12,000 कमा जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी 1-2% जितनी बड़ी लेवरेज ली होगी, उतने परसेंट का आपके पास मार्जिन कम होता चला जाएगा। ये जो है, अगर आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें, बैठ के समझ लें खुद ही कि भाई कितने एक्स की लेवरेज ली है, और वो चीज़ें जो है वो आपकी जो जो फंड उसने आपको दिया हुआ है लेवरेज के तौर पे, उधार के तौर पे, वो जैसे ही टच होने लगेगा, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और उस सूरत को हम कहते हैं आप लिक्विडेट हो गए। यानी आप, एक टेक्निकल टर्म है, लिक्विडेट हो गए, यानी आपको लॉस हो गया, आपका फंड खत्म हो गया। स्पॉट में याद रखें, स्पॉट में आप कभी भी जीरो नहीं होते, क्योंकि वो जो आप ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा ना, वापस आ जाएगा। वो जीरो तभी होगा ना, जो आपने एसेट खरीदा वो ही जीरो हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो अभी मैं बताता हूँ, इसके मुताबिक, इस रेट के मुताबिक, कि अगर मेरे पास एक $100 है, और मैंने इस वक्त $100 का साथ 10x की लेवरेज ली, और 10x की लेवरेज के साथ मैंने बिटकॉइन को खरीद लिया। $100 के साथ अगर 10x की लेवरेज लेंगे, तो हमारे पास फंड हो जाएगा 1000। 1000 फंड हो जाएगा हमारे पास, और 1000 फंड होने के 1000 फंड के साथ जब हम बिटकॉइन खरीदते हैं, तो बिटकॉइन की कीमत फॉर एग्जांपल नीचे आ जाती है, ये 53,000 पे चले जाती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ 54,000 पे चले जाती है। जैसे ये 54,000 को टच करेगी, यानी सिर्फ 10% नीचे आएगी ना, इसका 10% 54,000 बनता है। जैसे ये 10% नीचे आएगी, तो मेरा जो $100 हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 900 उसने दिया हुआ था ना बाइनेंस ने, वो उसने अपना बचाया, वो साइड पे कर लिया। वो तब तक वो ट्रेड ओपन रहेगी जब तक मेरा फंड यूज हो रहा है। जैसे ही लॉस मेरे फंड से ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, वो ट्रेड क्लोज कर देगा। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, टीपी एंड एसएल। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है कि मैंने $1000 का जो है वो फंड इसमें रखा, उसके ऊपर मैंने जो है ट्रेड ले ली। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद मैंने ये किया कि 10x की ट्रेड लिया, वो 10,000 बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है कि इसकी जो प्राइस है वो 56,000 तक, तो अगर 58,000 तक आ गई तो ये और नीचे चले जाएगी। तो मैं 58,000 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि मेरा लॉस हो, लेकिन सारे का सारा फंड ना चले जाए। यानी मैंने $1000 लगाया तो $300-400 का नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल नीचे आ जाए, 52 आ जाए, और मेरा पूरे का पूरा 1000 चला जाए।
तो हम यहाँ पे इस हिसाब से जो है वो स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आपके पास प्राइस आ जाए, ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट से नीचे अगर आपकी प्राइस आ जाती है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। और ये भी देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर 62,000 तक ही अगर गया तो मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, 63 4 जहां तक जाए जाए, मैं 62 पे जाके अपना टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, टीपी लगा देता हूँ। ठीक है, तो टीपी एंड एसएल इसको कहते हैं कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अगर आप ये पहली तो बात ये कि फ्यूचर में तब तक ना घुसे जब तक तीन चार चीजें आपको नहीं आ जाती। एक नंबर एक, आपने 6 माह, कम अज कम 6 मंथ आपने स्पॉट के साथ स्पॉट होल्डिंग और इन चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझा। आपका इससे पहले कोई फॉरेक्स का या स्टॉक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा अगर आपका जो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं अगर आप जो है आपकी क्लियर है नहीं है और आप इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फ्यूचर में मत आए। अगर इस सब के बाद आप फ्यूचर में आ जाते हैं तो लालच नहीं करनी, स्टॉप लॉस के बगैर कभी ट्रेड ओपन नहीं करनी, टेक प्रॉफिट आपने ज़रूर लगाना है। उस सूरत में आप नहीं लगाते स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जब आपके पास फंड बहुत ज़्यादा होता है और आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तकरीबन 3 माह तक भी ट्रेड ओपन रहे तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होने के चांस, यानी आपके लिक्विडेट होने के चांस नहीं होते, आपके पास फंड बेतहाशा होता है। यानी मैं अगर 10,000 का फंड पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ मैं $300 300 को यूज कर रहा हूँ 5x की लेवरेज के साथ, वो 1,500 बनेगा तो वो कभी भी मैं, वो कोई मसला नहीं है उस पर। आप स्टॉप लॉस ना लगाएं कोई मसला नहीं है, टेक प्रॉफिट ना लगाएं कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसलिए भी जरूरी होता है, टेक प्रॉफिट इसलिए जरूरी होता है कि बाज़ वक़्त आप सोए, हर वक्त आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे होते, किसी वक्त एक स्पाइक आती है और वो प्रॉफिट जो है वो प्राइस जो है हिट होती है और वो वापस आ जाती है, उसके बाद वो वहां तक जाती नहीं है, तो आप उसको जो है वो लगा देते हैं, स्टॉप टेक प्रॉफिट लगा देते हैं, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप अपने दूसरे कामों में मसरूफ हैं। तो ये एक, जो ट्रेडर होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो उन्हीं रूल्स के साथ स्टिक रहते हैं। वो हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की लिमिट लगा के चलते हैं, यानी वो कभी भी इस तरह ओपन नहीं छोड़ते ताकि वो इन चीज़ों को मिस ना करें। भाई 10x में कितना बचेगा आपको, 10x में कितना बचेगा, यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, ये देखें, ये आपके पास कैलकुलेटर है, राइट साइड पे एक, जब आप फ्यूचर मार्केट खोलते हैं, ये स्पॉट में नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं फ्यूचर मार्केट खोलते हैं, ये आपके पास यूएसडीटी फ्यूचर मार्केट खुलती है और यहाँ पे आपका जो कैलकुलेटर आता है, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे जाके मुझे कितना लॉस होता है कितना प्रॉफिट होता है। ये 10x यहाँ पे मैंने कर दी। वो कहता है कि एंट्री प्राइस क्या है, मैं कहता हूँ जी 60,270 है। और एग्जिट एग्जिट प्राइस कितनी है, मैं कहता हूँ जो एग्जिट प्राइस है मेरी वो है 62,000। और कहता है वो आपने कितने बीटीसी खरीदे हैं, तो वो तो मुझे अब देखना पड़ेगा ना कि कितने खरीदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1,000 है और वो जब मैंने 10x की लेवरेज ली वो 10,000 बन गया। 10,000 को 10,000 के कितने बिटकॉइन आ जाएंगे वो खुद आप अंदाजा लगा लें। 0.16 बनता है, नहीं है 0.16, ओके। वो कह रहे कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिखते हैं। इस वक्त जो है वो कैलकुलेट नहीं सही कर पा रहा मैं, कितने परसेंट आप लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.16, जितना भी खैर कैलकुलेटर कर लें, आप कैलकुलेट कर लें कितना आता है, 10,000 पे कितना मिलेगा आपको। यस 160 आएगा, ओके। 1.6 को आप इसमें सिंपल सी है ना कि 1.6 को आप करें 6 से ज़रब दे दें 0.1, सो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 6, यस तकरीबन आपके पास आ जाता है 1.6। ठीक है, अब वो हो गया अंदाज़ा, 0.16 आ गया। और
बस हाँ 168 या 167 इतना बनेगा मेरे ख्याल से। तो आप वो आपको बता रहा है कि अगर आपने मैंने उसको 1,000 का अगर मैं ले रहा हूँ 10x की लेवरेज के साथ, तो मुझे प्राइस की मूवमेंट अगर इतनी होगी तो मुझे $276 बचेंगे, जो मेरी अमाउंट का 28.7% होगा। ठीक है, ये है जनाब आपके पास कैलकुलेटर। इसी तरह ही शॉर्ट का भी होता है। शॉर्ट ये होता है कि आप लॉन्ग और शॉर्ट एक टर्म्स हैं इसमें आपकी ट्रेडिंग के अंदर। प्राइस ऊपर जा रही है वो तो आप कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक और चीज़ होती है, अगर प्राइस नीचे को आ रही है तब भी आप कमा सकते हैं। वो कैसे? आप शॉर्ट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही सारी चीज़ें इसी तरह रखता हूँ, और अगर मैं 60,270 पे मैंने एंट्री ली और प्राइस 62,000 होगी ना, तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा, 276 नुकसान हो जाएगा। और अगर ये प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, इतनी प्राइस नीचे आ गई तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। जितनी प्राइस नीचे आ गई, अगर 58,000 प्राइस नीचे आती है तो मुझे 363 जो है वो US$ प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैंने $1,000 की साथ 10x की लेवरेज के साथ ये मैंने खोली हुई है ये ट्रेड अपनी। ठीक है, तो आप ये वैसे इसमें अजीब सी बात होती है कि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर जो है वो शॉर्टिंग या जिसको आप कहते हैं आप सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एडवांस में। आपके पास वो होते नहीं है, लेकिन एडवांस में वो आप उसको कर सकते हैं। इसके ऊपर खैर बाद में हम बात करेंगे कि पीछे इसके कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है तब भी कमा सकते हैं, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो फ्यूचर में जाके आप तब भी कमा सकते हैं। रिस्की है, अगर ये प्राइस ऊपर चल जाएगी तो आपको लॉस होगा। तो ये है आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको एक जिसका मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको कि इस तरीके से ये काम होता है। लेवरेज ये होती है कि आप अपने उसके ऊपर, नहीं गैम्बलिंग नहीं है भाई, ये गैम्बलिंग आप इसको इसलिए नहीं कह सकते कि आप जो है वो, हाँ गैम्बलिंग तब है कि अगर आपने जस्ट लगा दी बस, ठीक है, आपको पता नहीं कि इसके पीछे हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम कितनी लेवरेज ले रहे हैं और कितना प्रॉफिट को जो मैंने टारगेट किया हुआ है, वो गैम्बलिंग है। वो तो फिर कोई भी कॉइन उठा के आंखें बंद करके पर्ची डालें तो कि मैं ये उठा लूंगा, चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, वो तब भी गैम्बलिंग हो जाएगी। वो तो रियल बिजनेसेस में भी तब गैम्बलिंग होती है जब आप उसको समझते नहीं है। सर शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट में आपको स्पेशली इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक रखेंगे। ये एक ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड सा एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट का। तो शॉर्ट के ऊपर आप सिर्फ ये समझ लें कि जब प्राइस को आपने महंगा खरीद के सस्ता बेचना होता है तो शॉर्ट करते हैं। यानी प्राइस नीचे आ रही है, अगर आपको पता लग गया कि 60,000 प्राइस है, अभी प्राइस गिरने वाली है, तो आप क्या करते हैं, आप शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको पता है प्राइस ऊपर जाने वाली है तब भी आप पैसे कमा लेते हैं। अच्छा ट्रेडर दोनों कंडीशंस में पैसे कमाता है। और वो जो है आपकी गैमलिंग की जहाँ तक बात है, गैमलिंग तब है जब आप यहाँ पे रखें, 50x पे रखें, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप पूरा BTC खरीद लें, ठीक है, यानी 1,000 है मेरे पास, बल्कि मैं 60x करता हूँ, सीधा सीधा वो एक मेरे पास पूरा बिटकॉइन में खरीद लूंगा। अब देखें कि मैंने वो बिटकॉइन की प्राइस जितनी ऊपर जाएगी, अगर वो 65,000 पे चला गया तो मुझे 5,000 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको शॉर्ट किया, 60x ले ली, तो प्रॉफिट जितना बड़ा है उतना बड़ा मेरा लॉस भी होगा। जी, लॉन्ग जो है वो बुलिश में होती है, जब जारी बात है प्राइस ऊपर जाए तो वो लॉन्ग करते हैं, जब प्राइस नीचे को आए तो आप शॉर्ट करते हैं, जिसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। कल हमने इस पे बात की थी कि जब प्राइस ऊपर को जाती है उस ट्रेंड को हम बुलिश कहते हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने हमें कि जब आपकी प्राइस नीचे आती है तो उसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। तो बेरिश ट्रेंड में आप शॉर्ट करते हैं, बुलिश ट्रेंड में आप लॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ जगहों पे ना बाय एंड सेल भी लिखा होता है। फॉरेक्स में इसको बाय एंड सेल भी कहते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट भी कहते हैं, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ तक हमने देख लिया ये टारगेट प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस। मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना हम एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं ना, तो वो शायद कुछ लोगों के लिए मसला आए। मुझे पता है बहुत सारे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक बातें होंगी। लेकिन यहाँ से लिक्विडेशन प्राइस भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी प्राइस की मूवमेंट हो तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, यानी मेरा डेटा, ये मेरा जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉरेक्स और फ्यूचर ट्रेडिंग सेम है भाई, जी सेम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लेवरेज के बगैर चलते ही नहीं है। वहाँ तो यहाँ जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, इसमें तो ऑप्शन आपके पास ये भी है ना कि आप स्पॉट होल्डिंग कर लें। लेकिन फॉरेक्स के अंदर तो विदाउट आप लेवरेज चल ही नहीं सकते। वहाँ पे अगर आप लेवरेज नहीं लेते
50x की, 100x की आप लेवरेज नहीं लेते तो आपको वहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं होता। लिहाजा फ्यूचर एंड जो आपकी फॉरेक्स है वो बोथ आर सेम। अलबत्ता जो आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके अंदर एक ऑप्शन होती है, वो ऑप्शन ये होती है नए लोगों के लिए कि वो जैसे गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं या आप प्लॉट होल्ड करते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे कोई एसेट जो है, कोई कॉइन होल्ड कर सकते हैं। ये एक फ़र्क है क्रिप्टो के अंदर। मैं समझता हूँ कि दो फायदे हैं। एक तो स्टॉक की हवाले से फ़ायदा है, स्टॉक की जो मूवमेंट है बड़ी स्लो होती है, और एक फॉरेक्स के लिहाज से कि फॉरेक्स की मूवमेंट में जो आपके पास जो डेट आपके पास इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए और उसके अंदर भी मूवमेंट स्लो होती है। दोनों के लिहाज से क्रिप्टो के अंदर फ़ायदा ये है कि एक तो आप डायरेक्टली अपने एसेट को होल्ड करते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होते। कैसे नहीं होते, मैं भी आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ। जी, फ्यूचर में जो ट्रेड के साथ इंटरेस्ट शामिल होता है, बिल्कुल होता है। जब आप वो पैसे देते हैं तो वो आप, हाँ, ये इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट से डिफरेंट है या नहीं है, वो उस पर बहस हो सकती है, उस पर बात भी की जा सकती है। तो इसलिए मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा आपको। अगर आप फिल वक्त जो है इसके ऊपर मुतमईन है, अगर आप समझते हैं कि ये इंटरेस्ट डिफरेंट है और फी के नाम पे ये ले रहे हैं, तो अगर आप मुतमईन है तो आप कर लें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा। तो ये इस वक्त जो है वो स्कोप में नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें कि ये इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है जिसको हम सूद समझते हैं, या ये इंटरेस्ट फी के नाम पे है या क्या है। बेसिकली ये मेकर एंड टेकर की फी होती है, जो कह लें कि लिक्विडेशन को सप्लाई कर रहे होते हैं, ये उनके हवाले से जो उनको होता है उनकी फीस होती है, या फिर ये बेट होती है। ये तीन चार चीज़ें होती हैं, इनका कम्बिनेशन है बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आई रिकमेंड एवरीवन कि आप जो है वो इससे अपने वो गुरेज करें। एक तो जब तक आपको फुल समझ नहीं आती वो तो वैसे ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपको समझ आ भी जाती है तो फिर आप खुद इस पर रिसर्च करें, अच्छे तरीके से इसको देखें कि किस तरह प्रॉफिट हो सकते हैं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो 99% नहीं करता। इसके अलावा बड़ी सारे ऑप्शन हैं अच्छे अपने आप को कमाने के, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे कमाए जा सकते हैं। वो हम जब डी फाई के ऊपर जाएंगे तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग उसके आगे कुछ नहीं है। अगर रिस्क ही लेना है तो फिर सही तरीके से रिस्क लिया जाए, जिसमें एक तो रिवार्ड अच्छा मिले, प्लस इस तरह के मसले भी ना हो। जी, आगे हम इसके बाद जो है वॉलेट पे आ जाते हैं। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट और यहाँ पे, कि चूंकि ये हमारा ओवरव्यू का सेशन है ना, तो ये सारी चीज़ों का कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, जो पहले से कर रहे हैं उनकी क्लियर हो जाएंगी, और जो बिल्कुल नए हैं उनको बस नाम याद होंगे अभी। ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ये 3 दिन में आने वाला टॉपिक है नहीं है। जस्ट इसको मैंने इतना वो कह लें कि इसको कंपाइल इसी वजह से किया था 3 दिनों में, कि बुनियादी जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर चीज़ की हमें मिल जाए, जो कि 3 दिनों में कवर हो नहीं पाती। अलबत्ता ये है कि आइडिया ज़रूर हो जाएगा, या नाम आपने कम से कम उनके सुन लिए होंगे। अब वॉलेट पे आ जाते हैं। वॉलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे आप अपनी कोई आपके पास कुछ पैसे हैं, और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होती है कि आप बैंक में रखते हैं, दूसरी ऑप्शन होती है कि आप अपने घर में लॉकर में रखते हैं। दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदा पहली सूरत में बैंक में रखने का फायदा क्या है कि आप उसको यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी को भेजने हैं, किसी से कुछ आपने मंगवाना है, या कोई आपने इंटरनेशनल उसको ट्रांजैक्शन कोई भी करनी है, तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि बैंक के मीडियम के थ्रू आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी सूरत में जब आप अपने घर में लेकिन रखते हैं पैसे, तो उसमें ये आपको जो है वो इतना सा जो है फायदा आपको नहीं मिलता जितना आपको बैंक में रखने से मिलता है। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो बैंक के अंदर पैसे हैं उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, उसका कंट्रोल एक्चुअली बैंक के पास है। जो आपके पास अपने घर में लॉकर में पड़े हुए हैं उसका कंट्रोल एग्जैक्ट आपके पास है। तो दो एक फायदा है, दो एक एक फायदा है दोनों में, और एक एक नुकसान है। अब यहाँ पे जो आपके पास जो कॉइन्स होते हैं, इसमें अब ये मसला ही होता है कि चूंकि आप जो है इसको पैसों की तरह अपने घर में तो रख नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए?
इसके लिए वही वॉलेट चाहिए जिसमें ये करेंसी आती है, ठीक है। तो जैसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए मुख्तलिफ जो है वो आपके पास ऑप्शन होती हैं, इसी तरह आपके पास क्रिप्टो को सेव करने के लिए या अपने पास स्टोर करने के लिए भी ऑप्शन डिफरेंट है, आपको उन्हीं के साथ स्टिक रहना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि वॉलेट्स क्या होते हैं और वॉलेट में आप किस तरीके से इनको महफूज कर सकते हैं। पहली तो ऑप्शन ये होती है कि जब मैंने यहाँ से ख़रीदा, इस एक्सचेंज पे आके मैंने कुछ ख़रीदा, ठीक है, तो जैसे यहाँ से मैं कुछ ख़रीद लेता हूँ तो वो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है। जो ये हमारे पास ये वॉलेट है, फिएट एंड स्पॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएंगे। मैंने बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा या कोई भी एसेट यहाँ से जाके खरीदा तो हमारे पास किधर आ जाएगा, इसके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखें कि वो इस यहाँ वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो एक्सचेंज के वॉलेट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि ये कस्टोडियल वॉलेट्स। दो तरह के वॉलेट होते हैं, एक होते हैं कस्टोडियल, एक होते हैं नॉन कस्टोडियल। जो एक्सचेंज के वॉलेट्स होते हैं वो कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, यानी उस पर कंट्रोल आपका नहीं होता। उस पर कंट्रोल किन का होता है, यानी ये मेरे पास जो $472 पड़े हैं ना, ये बेसिकली मेरे पास नहीं पड़े हुए, ये इस बाइनेंस के पास पड़े हुए। मेरा अकाउंट है, लिहाजा वो अकाउंट के साथ मेरा चूंकि ये वॉलेट लिंक है तो वो मुझे कह रहा है कि हाँ ये आपके हैं। तो इसमें टोटल मुझे इत्माद किस पे करना पड़ रहा है, बाइनेंस के ऊपर करना पड़ रहा है। अब अगर बाइनेंस बंद हो जाए, अगर बाइनेंस हैक हो जाए या बाइनेंस वाले भाग जाए तो मेरे ये पैसे भी साथ ही चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने समझ लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैंक बंद हो जाए, बैंक भाग जाए तो आपके बैलेंस भी ज़ाया हो जाता है इन केस कि अगर वो चूंकि बैंक के पैसे आपको इसलिए भी मिल जाते हैं कि उनकी बैंक पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट बैंक होता है। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी को पैसे दिए हैं जैसे, तो अगर वो भाग जाए तो आपके पैसे भी डूब जाते हैं। सेम सिचुएशन ये है कि अगर बाइनेंस जो है वो आपके पैसे लेके भाग जाए, ठीक है, अपना फंड लेके भाग जाए या ज़्यादा हैक हो जाए तो आपका फंड जाने के चांस होते हैं। ये बात अपने जहन में रखें। ये होते हैं कस्टोडियल वॉलेट्स। कोई भी एक्सचेंज है वो कस्टोडियल वॉलेट है। कुछ होते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट, कि अगर आपने बिटकॉइन 10 बिटकॉइन लिए और आप डर रहे हैं कि भाई मैं इसको बाइनेंस के ऊपर नहीं रखूंगा, और मैंने रखने भी 3 साल के लिए हैं, तो 3 साल में कुछ भी हो सकता है बाइनेंस के साथ या कोई और जो एक्सचेंज है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना एक वॉलेट लेते हैं, यानी स्टोरिंग, आप स्टोर करने के लिए एक वॉलेट आपको चाहिए होता है कि वो जो आपके ही कंट्रोल में हो, वो किसी के पास उसकी प्राइवेट कीज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास चंद एक वॉलेट्स होते हैं ना, वो उनमें से एक तो ये है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। ये ट्रस्ट वॉलेट बेसिकली बाइनेंस का ही है, लेकिन ये बाइनेंस कंट्रोल नहीं करता। इसको बनाया बाइनेंस ने और बाइनेंस की एक्सचेंज के साथ सपोर्ट भी करता है, ये सब कुछ। इसके बड़े सारे फायदे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब हम डेक्सिस पे जाएंगे तो ये हम यूज भी करेंगे इसको। तो ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आप अपने मोबाइल में या आप अपने इसमें ये कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मोबाइल वॉलेट जो है बेसिकली आप मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए एक अच्छा वॉलेट समझा जाता है। तो इसमें जो आपकी जो कीज होती है ना, जो आपका डेटा होता है, वो सिर्फ आपके साथ होता है। वो उसको बाइनेंस कंट्रोल नहीं करता या ट्रस्ट वॉलेट कंट्रोल नहीं करता। इसका एक कह लें कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपके फंड को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा वॉलेट जो है ये भी यूज किया जा सकता है, ये भी एक अच्छा वॉलेट है, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन सा वॉलेट यूज किया जा सकता है? सबसे मशहूर जो हमारे, मेरे ख्याल से सबने नाम भी सुना होगा, उसका नाम है मेटामास्क। वो ये है, ये तमाम जो वॉलेट मैंने आपको बताए हैं ये फ्री होते हैं। और ये मेटामास्क वॉलेट आपने डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड जब आप करते हैं तो ये क्रोम के लिए जो इसकी एक्सटेंशन है वो आप यूज़ करें। मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्रोम के लिए यूज़ होता है। क्रोम की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र जो होता है उसकी एक्सटेंशन आप डाउनलोड करते हैं और वो उसको सेटिंग उसकी बना लेते हैं, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो वॉलेट है वो बेसिकली ये भी वेब 3 जिसको हम कहते हैं, वेब 3 वॉलेट है, यानी नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट में
ये जो आपको मैंने 3-4 अभी बताए हैं वाला, इनकी रेटिंग भी अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा करेंसीज़ को सपोर्ट करते हैं। कितनी करेंसीज़ रख सकते हैं वो आप इसको जब आप चेक करें इनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं या गूगल पे लिख के चेक कर सकते हैं कि मेटामास्क किस-किस करेंसी को होल्ड करने की आपको ऑप्शन देता है। मसलन आप एक ऐसा कॉइन खरीद लेते हैं जो ये होल्ड करने की आपको ऑप्शन नहीं देता, तो आपको फिर वो वॉलेट लेना होता है जो उस ख़ास करेंसी को जो है जो आपने खरीदी है उसको सपोर्ट करता हो। लेकिन ये जो जितनी भी बड़ी मेजर करेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में और ये जैक्स वगैरह में इस जो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है? मतलब 100 के करीब-करीब करेंसीज़ इनमें होती हैं, जो ये सपोर्ट करते हैं। ये एक तो एक तरीका लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ये वॉलेट होते हैं और ये फ्री होते हैं, इनकी कोई फ़ी वगैरह नहीं होती, ना ही आपने इसके ऊपर ये टोटल कंट्रोल आपके पास होता है। अब इस टोटल कंट्रोल का एक नुकसान भी है, अगर आप अपना पासवर्ड या जो इसकी बैकअप की होती है, अगर वो आप भूल जाते हैं, तो फिर ये कंपनी भी आपका फंड जो है वापस नहीं ला सकती क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड वे में होता है, तो इसलिए आप जो है इसको फिर एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास वॉलेट्स आ गए, मैंने 3 वॉलेट्स आपको फ़िलहाल आज बताए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में वो मेटामास्क करेंगे, कहीं ये भी यूज़ करेंगे, तो ये एक ऑप्शनल है। ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे मेटामास्क और आपके पास ये ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है जी? ओके। इसके बाद ना पोर्टफोलियो पे थोड़ा-सा आ जाते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बुनियादी तौर पे पोर्टफोलियो एक काफ़ी जो है वो लॉन्ग और वसी और टाइम टेकिंग जो है वो एक टॉपिक है। बहुत सारा टाइम ये इसको चाहिए इसको बताने के लिए। तो लेकिन आज हम शुरू करते हैं कि पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज किया जाता है। नॉर्मली आप क्रिप्टो के अंदर जो पोर्टफोलियो मैनेज करने की जो आपके पास अप्रोच होती है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है आपकी निस्बतन अ, कह लें कि स्टॉक मार्केट से और दीगर। कुछ चीज़ें मिलती भी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं आपकी फ़ॉरेक्स से मुख्तलिफ हैं, कुछ फ़ॉरेक्स से मिलती-जुलती हैं, कुछ चीज़ें आपकी स्टॉक मार्केट से मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपकी अ, उससे फ़ॉरेक्स वगैरह से मिलती हैं। एक बुनियादी रूल आपने ज़हन में रखना है, वो ये है कि आपने क्रिप्टो के अंदर वो फंड लगाना है, जिस फंड को या जिन पैसों को अगर आप इसमें उसमें लॉस हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा मसला ना आए, ठीक है? एक तो चीज़ ये, क्योंकि ये हाइली वोलेटाइल एक एसेट क्लास है, जिसमें प्रॉफ़िट भी इतना अगर आपको हो रहा है, ये देखें सिर्फ़ रिपल 23% बढ़ चुका है 1 दिन में। तो इतना प्रॉफ़िट तो दुनिया में किसी बिज़नेस में नहीं होता, पूरे साल में बाज़ औक़ात इतना प्रॉफ़िट नहीं आपको मिल रहा होता। अगर आप पाकिस्तान जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखें कि बैंक्स आपको सालाना 7, 8, 6, 5, 4% तक आपको मुख्तलिफ यानी पैकेजेज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल से 8-9% दे रहे हैं आजकल। तो सालाना, तो ये आपको 1 दिन के अंदर 24 आवर के अंदर आपको 20-23% दे रहा है। तो ये 1 दिन के अंदर 7% गिरता भी है। 1 दिन के अंदर फिर ये देखिए मेरे पास जो एसेट्स हैं, उसमें ये जो एंजिन कॉइन है, वो 11% 1 दिन में गिरा भी है, ठीक है? और ये 3.17 पे जो है इस वक़्त नहीं है बल्कि ये देखें 3.78 से वापस आया। ये हाईज़ का ये देखें, आपको पता चल जाएगा। मुख्तलिफ कॉइन्स हैं ये देखें, वेव्स जो है वो 20 के करीब से वापस आया है। ये 6.5 से वापस आया। तो ये 3-4 दिनों में आपका फंड आधा भी रह जाता है। तो ये भी आपने ख़्याल रखना है। होल्डिंग आपने करनी है, होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में आपने पैसे लगाने हैं। तो पोर्टफोलियो का बुनियादी रूल ये है कि आपने उतने पैसे लगाने हैं सबसे पहले कि जो आपको अगर आप लॉस कर रहे हैं या अगर वो यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गई है, तो आपको मसला ना हो, आप उसको 1 साल, 2 साल के लिए होल्ड करने की पोज़ीशन में हो। आपने अपनी ऐसी अमाउंट नहीं लगानी जिसका आपको कल ज़रूरत है या परसों ज़रूरत है, ठीक है? एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी एक कॉइन के अंदर सारा फंड नहीं डाल देते। हमारे यहाँ एक बुनियादी जो स्ट्रैटेजी मानी जाती है,
वो एक ये होती है कि आपने हमेशा 40% जो अपना बैलेंस है, अगर आपने 1000 लगाया तो 40% या स्टार्ट में 50% जो बैलेंस है, शुरू अगर आप कर रहे हैं तो 50% बैलेंस आपने इन्वेस्ट ही नहीं करना, उसको यूएसडीटी में सेव करके रखें। आपने इथेरियम लिया, 2000 का इथेरियम ले लिया, इस वक्त जो प्राइस 2148 चल रही है, इस पे इथेरियम ले लिया आपने। अब इथेरियम फर्ज करें क्रैश कर जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप 1500 पे चला जाता है इथेरियम, तो आप जो आपके पास बाकी फंड है ना, उससे थोड़ा सा और खरीद के उसकी एवरेजिंग को सेट कर लेते हैं। इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यानी डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये होती है कि आप एक एसेट को तब बाय करें जब वो हाई था, और जब आपने वो क्रैश हो गया किसी वजह से, और ये एक हर वक्त एक प्रोबेबिलिटी तो है ना कि वो क्रैश कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो जैसे उसकी प्राइस ज्यादा डाउन आई, आपने थोड़ा सा तब खरीदा, उसकी जो आपकी जो एवरेजिंग है ना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो आ गई जो है 1800 पे, 1700 पे, इन केस ऑफ इथेरियम, कि अगर आपने 2100 पे खरीदा और फिर 1500 पे खरीदा तो वो कहीं दरमियान में आ जाएगी। एक स्ट्रेटेजी ये होती है, ठीक है। और हमेशा एक अच्छा ट्रेडर जो है वो इसी स्ट्रेटेजी पे चलता है, उसका गेन कम होता है लेकिन वो बड़ा परमानेंट होता है। वो एक दिन के अंदर डबल नहीं होते उसके पैसे, लेकिन वो एक साल के बाद ठीक ठाक होते हैं। तो जो डबल करने वाले होते हैं एक दिन के अंदर, वो तो किस्मत की बात भी है, और बाज का आपका लक चल जाती है, बाज का आपका वो क्या कहते हैं कि तुक्का लग जाता है, तो वो उसका तो किसी को नहीं पता होता, वो तो आपकी लॉटरी भी निकल आती है। लेकिन ये देखें कि आपने परमानेंटली कितनी देर के लिए आपने लॉन्ग टर्म रेस का घोड़ा बनना है या शॉर्ट टर्म का, एक चीज। और सबसे ज्यादा लॉस वो लोग करते हैं जो फोमो करते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आपने देखा इथेरियम तो ऊपर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, वो आपने सुबह से लेकर शाम तक उसके चार्ट के ऊपर नजरें दौड़ाई, और जब वो 2200 पे चला गया आपने खरीद लिया, वो 2200 से फिर नीचे आ गया। हमेशा एक एंट्री पॉइंट होता है, किसी भी एसेट को खरीदने का एक एंट्री पॉइंट होता है, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बाद थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाती है। 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी एक अच्छी कह लें कि स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं, कि आपने किस तरीके से कब जो है वो आपने बाय करना है और कब आपने उसको सेल करना है। बाज़ ऐसा होता है कि आप पैनिक सेल करते हैं। पैनिक सेल ये होती है कि आपने थ्री आज खरीद लिया, और वो 2100 पे आपने खरीद लिया, वो शाम को देखा आपने कि वो 1800 पे आ गया और बड़ी स्पीड से नीचे जा रहा है, आपने उधर ही बेच दिया। और जब बेचने के बाद हुआ ये कि अगले दिन पता चला कि वो दोबारा 2000 पे, 2100 पे वापस आ गए। ये हर दूसरे बंदे के साथ शुरू में हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि पैनिक सेल। पैनिक सेलिंग नहीं करनी, पैनिक बाइंग नहीं करनी। हमेशा एक जो है ना एनालिसिस करने के बाद, या किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात समझ के और उसको खुद एनालिसिस करके एक मुनासिब सा फंड लगाना है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है, कि आप लॉट साइज बनाएं। किसी ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की है तो उसको पता है कि वहां पे लॉट साइज की कितनी इंपॉर्टेंस है। वहां पे लॉट साइज बाकायदा कैलकुलेट होती है, ठीक है। लॉट साइजिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये आर्ट आ जाए ना, लॉट साइज मैनेज करने का, लॉट मैनेज करने का, तो आप एटलीस्ट जो है वो अच्छा खासा मतलब लॉन्ग रन के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। यानी आप अपनी अमाउंट को डबल ट्रिपल या 4 गुना, 5 गुना इस तरह कर सकते हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो लॉट साइज क्या होती है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है लॉट साइज की, वो 10% है इसमें, क्रिप्टो में। मैं 10% की लॉट रखता हूँ। अगर मेरा फंड $1000 है तो मेरी लॉट साइज है $100। $100 और उसके बाद मैं मैक्सिमम 60% एट ए टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। 60% इन्वेस्ट करता हूँ, और जब बाकी डिप आ जाती है तो मजीद 20-25% और करता हूँ। फिर 10-15% बचा के रखता हूँ, ठीक है। और वो जब मजीद उसकी कोई डिप या बहुत ज्यादा डाउन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अब डंप आ गया, तो उस वक्त अगर कोई आधे से कम पे अगर मुझे कोई एसेट मिल रहा होता है, तो मैं तब जो है वो 15% या 10% जो है वो यूज करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सारा फंड यूज कर लेते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर 90-95% ऐसा नहीं करता, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में स्टिक रहता हूँ। वो बल्कि सारे स्टिक रहते हैं, ये हमने सीखा। 10% की लॉट साइज आप बना सकते हैं, 15% की लॉट साइज बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना आसान होता है। आपको यही अंदाजा नहीं हो पाता कि आपने कितने की चीज खरीदी है। जैसे आपने इथेरियम 500 का खरीद लिया है, लिंक आपने 200 का खरीद लिया है, यूनी आपने 150 का खरीद लिया है,
डाट आपने 400 का खरीद लिया, आपको समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली ये प्रॉफिट हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको एक पोटेंशियल आपका लग रहा है कि लिंक में पोटेंशियल इस वक्त ज्यादा है, तो आप लॉट साइज दो लगा लें। ठीक है, लॉट साइज मैनेज रखें। फंड आपके पास 1000 है तो लॉट साइज कितनी हो जाएगी? जो है आपके पास 10% का लॉट साइज हो जाएगा $100। अगर आपके पास फंड 2000 हो गया, अब लॉट साइज कितनी होगी? 200। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में गिनती 0 से लेके 100 तक होती है बस। इसमें फंड नहीं देखा जाता कि आपके पास 5 लाख है या 5000 है या 500 है। यहाँ पे आपके पास जो फंड होता है उसकी गिनती 0 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक सिर्फ परसेंटेज की गिनती होती है। इसलिए जब आपके पास 1000 होता है तो आप नोट पे आपको मैनेज करना आसान होता है। जब आपको प्रॉफिट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 2-3 हजार आपका बन जाता है या 1500 हो जाता है, तो अब आपको समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कितने का खरीदूं। तो भाई तब भी उतने के ही खरीदने हैं, 10% को ही लगाना है, या 8% की लॉट बना लें, 5 की बना लें, 10 की बना लें। हाईली वॉलेटाइल के अंदर मैं लॉट साइज 5% रखता हूँ। जिस तरह कोई पम्प एंड डंप कॉइन आ गया तो मुझे अंदाजा हो गया ये भी जा सकता है थोड़ा सा ऊपर, तो आप 5% लगा लें। ठीक है, उसमें ये होता है कि नुकसान ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप जो नॉर्मल आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉट होती है। उसके बाद जब कोई बहुत अच्छा पोटेंशियली जो आप समझते हैं कि रैली आने वाली है किसी अच्छे कॉइन के अंदर, आपको कोई सिग्नल मिलता है या आपका अपना एनालिसिस इतना स्ट्रांग होता है, तो आप उसमें 2 लॉट लगा लें। ठीक है, कभी भी आपने अपने पोर्टफोलियो का 25% से ज्यादा किसी एक एसेट में नहीं लगाना। ठीक है, और ये एक बुनियादी रूल है। एक्सेप्शंस और जो है वो हमेशा होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन ये एक बुनियादी रूल होता है कि 25% आप ना लगाएं। मैं 25% कह रहा हूँ, हो सकता है कोई 20% कहे। 25% से ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और लॉट साइज को मैनेज करें अपना। लॉट साइज आपकी हर महीने या हर हफ्ते चेंज होती रहेगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसी हिसाब से लॉट साइज चेंज हो जाएगा। फिर जब आप किसी एसेट को देखेंगे इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आप बार बार ट्रेडिंग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि देखने के लिए कि मैंने इसको कितने का खरीदा था और अभी मुझे कितना मिल रहा है। ठीक है, वो आपको जाने की वहां जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लॉट साइज से अंदाजा होगा भाई मेरा लॉट साइज जो है $100 है, अगर मेरा 125 हुआ है इसका मतलब मुझे 25% फायदा हुआ है, मैंने निकलना है। और एक और स्ट्रेटेजी को जेहन में रखें कि हमेशा प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, प्रॉफिट को बुक करना है। जैसे कि कुछ कॉइन्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म खरीदते हैं, वो उसके अंदर मसला हो रहा है, वो ठीक है, वो आप छोड़ दें, भूल जाएं। जैसे आप समझते हैं कि बीटीसी में $200 का लेना है और मैंने इसको नहीं छेड़ना 2 साल, ये आपकी मर्जी है। लेकिन स्ट्रेटजी होती है छोटे ट्रेडर के लिए, 1000, 1500, 500, $400 वाले ट्रेडर के लिए, कि वो प्रॉफिट बुक करे। ठीक है, वो प्रॉफिट बुक करे। ये मैं बेसिक बेसिक मोटी बातें भी कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सेल के ऊपर भी ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट जब एडवांस सेशन आएंगे, फिर फार्मूले के मुताबिक भी हम चलेंगे। फार्मूलाज होते हैं जो हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं कि किस तरह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। लेकिन ये 4-5 हमारे पास, मुझे पता है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेशन में आए हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे। एक नॉर्मल $100 से लेके $2000, $3000 तक होंगे, $5000 तक हो सकते हैं, तो उनमें ये सारी चीजें काम आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इसको मजीद एडवांस करेंगे ताकि आप भी ग्रो करें, तो आपके पास वो स्ट्रेटेजी भी आपके पास एडवांस में हो। तो मैं ये कह रहा था कि हर प्रॉफिट जब भी अप ट्रेंड हो आपने प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप जिस तरह मैंने आज एक कॉइन में प्रॉफिट बुक किया, 20% पे प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। ठीक है, अब वो तकरीबन 40% तक उसकी ग्रो हो चुकी है। ये कॉइन है मेरे पास इधर, अभी पता नहीं इस वक्त मैं लाइव आपको बताया था किस में मैंने बुक किया था। मैंने ये एक कॉइन पकड़ा था लीना। ठीक है जी, अब मैंने ये कॉइन जब खरीदा था उस वक्त इसकी जो प्राइस थी ना, ये देखें, इस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो थी तकरीबन 13 के करीब। यहाँ पे जाके मैंने कहीं खरीदा था, उसके बाद ये 10 सेंट पे आ गई। ठीक है, 10 सेंट से भी कम हो गई। मैंने इसकी जो मैंने 15 पर जो इस पे निकल गया 15.25 पे मैंने इसका सेल लगाया और मैं 15.25 पे निकल गया। मैंने यहाँ पे इसकी एनालिसिस किया और मैंने इसके बाद फिर निकल गया। यहाँ पे मैं निकल गया, मुझे भाई मेरे भाई यहाँ पे करके देखिए, बड़ा एग्जैक्ट निकला था मैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं निकला। अब देखें ये दोबारा 17.40 तक चला गया, यानी 17 सेंट, 17.5 सेंट तक चला गया।
तो अब क्या करना है आपने, अब ये करेंगे मैं क्यों निकल गया, फिर क्या होता है यहाँ पे फिर दोबारा खरीद लेते हैं। नहीं, आप निकल गए तो बस निकल गए, खत्म, आपने उस पर ले लिया ले लिया। अब देखें, अगर मैं फौरन खरीदता दोबारा वापस आ जाता, अब मेरे पास दोबारा एंट्री की होगी ना, जितने पे मैंने खरीदा था वो दोबारा उससे नीचे वापस आ चुके हैं, ठीक है। दोबारा वापस अगर मैंने दोबारा एंट्री लेनी हो तो मैं यहाँ पे कहीं ऑर्डर बुक कर दूँ, ठीक है, दोबारा 13 पे एंट्री ले सकता हूँ अगर मुझे इसी में जाना है। तो अगर नहीं जाना तो छोड़ दें, मतलब आपने ये चीज़ अपने अंदर पैदा करनी है, ठीक है, पेशेंस पैदा करना है, छोड़ने का हौसला होना चाहिए कि ठीक है बस ले लिया, अब ले लिया। बहुत सारे बड़े बड़े कॉइन्स हैं जो 2-2%, 200%, 300% जो है वो 24 आवर में गेन देते हैं, उनमें अक्सर नहीं होते हम, ठीक है, उनमें से अक्सर नहीं ले रहे होते। आपने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना होता है। इससे ये होता है कि अगर आपका गेन कम है ना, लेकिन होता कंसिस्टेंट है, मुस्तकिल चलता है, और वो आपको, और उसकी आप करते हैं कंपाउंडिंग। जब कंपाउंडिंग करते हैं तो वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलती है ना 6 माह में, वो उसके बाद फिर आपके सामने ये जो पंप एंड डंप कॉइन की अहमियत खत्म हो जाती है। तो डेली पोर्टफोलियो डबल ना करें, ना इस चक्कर में पड़े। हमेशा याद रखें कि बड़े ट्रेडर्स अमूमन ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान आप तब करते हैं जब आप अपने नुकसान को भरने की कोशिश करते हैं। आपने अपने नुकसान को भरने की कोशिश भी वैसे ही करनी है जो आपकी स्ट्रेटेजी है। अगर उसमें मसला है ना स्ट्रेटेजी में, तो स्ट्रेटेजी रिवाइज करें, लेकिन स्ट्रेटेजी से हट के नहीं चलना। ये एक बुनियादी रूल है ट्रेडिंग अगर आपने करनी है। होल्डिंग करनी है तो तब भी यही रूल है कि आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, पावर ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखें कि आप टारगेट बना के बैठे कि मैंने बिटकॉइन बेचना ही तब है जब ये $1 लाख का हो जाएगा, तो लेके बैठ जाए, फिर डेली चार्ट नहीं खोलें आप, डेली चार्ट ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, नो। इस तरीके से आप अपने बाकी काम करें, इसमें इतनी अमाउंट लगाएं, पहली बात कि उतनी अमाउंट लगाएं जितनी अमाउंट को आप डील कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। लॉन्ग आप अपना पर्पज लेके इसमें घुसें। पर्पज ये है कि आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या डे ट्रेडर हैं या मिड टर्म, क्या है आप, आपको खुद पता होना चाहिए। दो, नंबर तीन, आपके पास जो है ये हौसला भी होना चाहिए कि आप अपनी किसी प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, तो आपने जो ग्रीड और आप समझिए कि फियर, इन दोनों से बचना है। आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, वहां तक गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेच सकते हैं, आपने 15 का किया, 14.95 पे गया, आपको लगा कि यार ये नीचे ना आ जाए, तो हाँ ठीक है निकल जाए, थोड़ा सा निकाल लें। या अगर आपको कोई न्यूज़ मिल जाती है कि भाई देखें जी आज रिपल पे जैसे केस हो गया, तो मेरे पास जो रिपल होल्डिंग थी मैंने निकाल दी। उस वक्त ये हुआ कि जो रिपल होल्डिंग थी वो तकरीबन 30-35% सिर्फ उसी घंटे में गिर गई थी। तो ये समटाइम होता है, अगर आपको हो सकता है उस वक्त अगर मैं ऑनलाइन ना होता तो मैं फिर होल्ड कर लेता उसको। एक तो होल्डिंग पावर रखें, पेशेंस रखें, लॉट साइज मैनेज करें, पोर्टफोलियो की बेसिक चीज़ों को समझें, और आराम आराम से अपने आप को अपग्रेड करें। ऐसा नहीं है कि जो आपने सिर्फ सिग्नल और कॉपी पेस्ट पे चलना है। कल को अगर आपको सिग्नल मिल भी जाए तो आप खुद उसको जज करें कि ये गलत तो नहीं है या मेरी स्ट्रेटेजी से ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। तो अगर आपके ऊपर नीचे नहीं हो रहे, आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक है, देन यू शुड फॉलो द सिग्नल। सिग्नल फॉलो करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की स्किल चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट सेशंस में, कल के सेशन में मैं थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बात करूंगा, और उसके अलावा हम कुछ फंडामेंटल पे बात करेंगे, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, बिल्कुल हल्की फुल्की से। और उसको हम आखिरी जो 15-20 मिनट हो गया वो कंक्लूजन करेंगे सारी की सारी मार्केट का। तो हमारा ये फिर 3 दिन का जो सेशन है इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो आज बाकी रह गई हैं वो कल कवर हो जाएंगे। तो अभी आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसके हवाले से जो है इंशाल्लाह बाकी जो बातें हैं वो अगले सेशन में होंगी। आज के सेशन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेस करेगा कल की तरह, तो फिर हम उस पर बात करते हैं।